आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। अरे काका मजा आ गया, क्या बात है। लोकल ट्रेन। अरे काका कितनी ऊंची बिल्डिंग है मुंबई में, बाप रे बाप। हाँ बेटा, मैं इस मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 150 साल पुरानी मुंबई की बात कर रहा हूँ। उस समय ऐसी बिल्डिंगें तो नहीं थी, लेकिन इस मुंबई में एक रईस मुसलमान परिवार रहा करता था। अच्छा। और उसमें एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। अरे काका, बदरुद्दीन तैयब जी तो नाम सुना है मैंने। हाँ, जैसा कि तुम जानते हो कि पढ़ाई लिखाई करके वो 16 साल का हुआ और सन 1860 में वो बैरिस्ट्री पास करने इंग्लैंड गया। अच्छा, मुंबई से इंग्लैंड? 150 साल पुराना इंग्लैंड। डियर बदरुद्दीन, लगता है हम इंग्लैंड में नहीं यार, हिमालय की वादियों में आ गए, हिमालय की वादियों में। बिल्कुल ठीक कहा यार तुमने। ये यार, कहाँ हमारे बंबई का प्यारा मौसम और कहाँ ये इंग्लैंड की जानलेवा ठंड यार। अरे जनाब, आईने में जाकर अपनी नाक देखिए, ठंड के मारे कैसी टमाटर जैसी लाल हो रही है। अरे हाँ, नाक का जिक्र किया तुमने तो मुझे याद आया। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। अरे किस बात के लिए भला? अरे मुल्क की और अपने वालिदैन की नाक ऊंची करने के लिए। अच्छा अच्छा, समझा। छोड़ो भी अब उस किस्से को। अरे वाह, छोड़ो कैसे, लेक्चर कंपटीशन में अव्वल आए हो, अव्वल। अरे वो तो बस यूं ही। जिनकी मादरी जबान अंग्रेजी, उन अंग्रेजों को अंग्रेजी जबान में ही पटकनी दे दी और कहते हैं बस यूं ही। क्या है मियां? अरे भाई, इंग्लैंड में रहते हमें 1.5 साल भी तो हो गया है। तुम कुछ भी कहो बदर, लेकिन कमाल तुमने किया है। केवल 1.5 साल। अरे सिर्फ 1.5 साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, बाप रे बाप, 3 जबानों पर कमाल की पकड़ की है तुमने। भाई वल्लाह। नहीं, कमाल कुछ नहीं यार, बस मन किया सीखने का, मेहनत की और सीख ली। हम तो ना सीख पाए। 1.5 साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच तीनों भाषाओं पे कमांड। अरे सल्लू, हमने पहले ही कहा था कि मियां बदरुद्दीन कमाल के होनहार थे। अब दिमाग तो अल्लाह के फजल से तेज पाया ही था और दिमाग तेज बना भी रहा, पर नजरें कमजोर हो गई उनकी। सो मियां बदरुद्दीन को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मादरे वतन यानी हिंदुस्तान लौटना पड़ा। अच्छा। लेकिन सेहत ठीक होने पर बदरुद्दीन पढ़ाई जारी रखने के खातिर फिर लौट गए इंग्लैंड। अरे वाह, ये हुई ना बात काका, ये हुई ना बात। ओहो, वेलकम बैक मियां बदरुद्दीन। कहिए जनाब, सेहत कैसी है? थैंक्स। सेहत तो बिल्कुल उम्दा है। तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है यहाँ का? यहाँ भी सब उम्दा ही है। कल ही फिरोज शाह मेहता जी से एक मीटिंग में हिंदुस्तान की मौजूदा हालात पर तकरीर सुनी है। उमेश चंद्र बनर्जी और वाडिया भी रहे होंगे मीटिंग में, क्यों, ठीक है ना? अरे भाई बदरुद्दीन, कल पहली बार मैंने दादा भाई नौरोजी को देखा। भाई देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। मेरे साथ भी बिल्कुल ठीक यही हुआ था। अच्छा। अरे कहने को तो उम्र में 20 साल बड़े हैं मुझसे। अच्छा। पर मिलते हैं तो हम उम्र दोस्त हो जैसे। क्या बात है। अरे अच्छा, ये और सुना, मुल्क के हालचाल सुनाओ तुम तो। एक गुलाम मुल्क के जैसे होते हैं वैसे हैं। 1858 के महारानी विक्टोरिया के ऐलान के बाद हिंदुस्तान पर हुकूमत गोरों की हो गई। ठीक कहा भाई। उस दिन फिरोज शाह मेहता जी ने भी अपनी तकरीर में यही कहा था कि महारानी विक्टोरिया अब हिंदुस्तान की भी महारानी हो गई हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये हम सब के लिए। पर यार, हम लोग कर भी क्या सकते हैं यहाँ? जो कुछ होना है और जो कुछ करना है वो हमें ही करना होगा। रियासतें और रियासतदार तो महारानी के इस ऐलान से कि अब उनकी रियासतों को अंग्रेज नहीं हड़पेंगे खुश हैं। उनसे उम्मीदें लगाना फिजूल है। अरे भाई, जनता गदर के बाद पहले से ही सहमी हुई है
और फिर कौन करेगा? मैंने अभी तो कहा ना तुमसे कि जो कुछ करना है हमें ही करना होगा। यहाँ गोरों के मुल्क में रहते हुए क्या दिक्कत है इसमें? गोरे हजारों मील दूर रहकर हमारे मुल्क में घुसकर हम पर हुकूमत करने की हिमाकत कर सकते हैं, तो हम उन्हीं के मुल्क में घुसकर इस हिमाकत पर उनको सबक सिखाने का काम क्यों नहीं कर सकते? वाह भाई वाह। भाई देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में आजादी का दिया टिमटिमाने लगा है। नौरोजी, बैनर्जी और मेहता जी की जलाई मशाल को दिया तो ना कहो मेरे दोस्त। मुल्क के हालातों से मन में बेचैनी होने लगी है, लेकिन इसका असर हमारी तालीम पर ना हो, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। बजा फरमाते हैं जिल्ले इलाही, बाखुदा तालीम बेहतर ढंग से ही ली जाएगी, कोई बेनियाजी ना बरती जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन। दरबार की आज की कार्रवाई बर्खास्त। शब बखैर। अरे काका फिर क्या हुआ? तालीम बेहतर ढंग से हासिल की बदरुद्दीन ने और कानून की पढ़ाई पूरी करके बंबई लौट आए। फिर से बंबई लौट आए? हाँ भाई, वो फिर वकालत शुरू कर दी। अच्छा अच्छा। क्या मैं भीतर आ सकती हूँ? कौन? बेगम लाहौल विला कुव्वत, हमारे कमरे में आने के लिए आपको कब से इजाजत की दरकार होने लगी? दूसरे कमरों की बात और है, दफ्तर दफ्तर होता है आखिर। किसी मुवक्किल से बात चल रही हो और हम यूं ही दफ्तर में घुसे चले आए, क्या ये ठीक होगा? मुवक्किल? कह तो आप ऐसे रही हैं जैसे हालात से नावाकिफ हों। क्या समझे हम इसे कि आप भी हमारा मजाक उड़ाएं? तौबा तौबा, हम आपका मजाक उड़ाएंगे भला? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अरे आप तो नाहक ही नाराज होने लगी। हमारी नाराजगी बेवजह नहीं थी। खैर छोड़िए। छोड़ दिया। हाँ, अब बताइए मसला क्या है जो आपने दफ्तर की ओर रुख किया? कुछ खास नहीं, बस यूं ही आजकल आप काफी उलझे नजर आते हैं, खासकर तब जब आप अदालत से लौट कर आते हैं। क्या वहाँ कोई परेशानी है? हाँ, परेशानी है, लेकिन मेरे अकेले की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानी वकीलों की है। भला ऐसी कौन सी परेशानी है? हाई कोर्ट में सभी जज विलायती हैं और वे हिंदुस्तानी वकीलों के मुकाबले विलायती वकीलों को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हालात तो यहाँ तक खराब है कि तमाम काबिलियत के बावजूद ये म्युनिसिपैलिटी, रेलवे, डाकतार और तमाम कंपनियों के मालिक हिंदुस्तानी वकीलों को विलायती वकीलों के मुकाबले कमतर समझते हैं, क्योंकि वो सारी विलायती कंपनियां हैं ना। ओहो, ये तो परेशानी की बात है। परेशानी सहने की भी एक हद होती है। फिरोज शाह मेहता को ही देख लीजिए, आजकल हिम्मत हार कर घर पर बैठे हुए हैं। वाडिया तो उकता कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले ही काठियावाड़ चले गए थे। क्या वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक चल रहा है कि क्या बात है, वहां तो वो नाम और पैसा दोनों ही कमा रहे हैं। आपने क्या सोचा है? छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वाला आदमी नहीं है बदरुद्दीन। मैं यहीं डटा रहूंगा और हालात का मुकाबला करूंगा। आई एम सन ऑफ इंडिया, भारत पुत्र हूं मैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू डियर। थैंक यू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ तो सल्लू, ऐसा था बदरुद्दीन का जज्बा मुल्क के लिए और मुल्क वालों के लिए। वाह। अपनी लगन, मेहनत, विषय की पकड़, सूझबूझ और सॉलिसिटर भाई कमरुद्दीन की मदद से बदरुद्दीन ने धीरे धीरे पैर जमा लिए। वाह काका वाह। तो एडवोकेट बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने आखिरकार तमाम मुश्किलातों पर फतह पा ही ली। इस फतह में आप बराबरी से शरीक हैं बेगम, मुबारकबाद कबूल करें। या अल्लाह, हम किस तरह शरीक हैं भला? बिना वकालत किए आपकी बीवी होने के नाते वकीलन भी कहलाती हैं जरूर, पर वो अलग बात है। अरे आप साथ रहकर हौसला अफजाई ना करती
तो मुमकिन है कि हम भी हालात का सामना ना कर पाते भाई। इतने मक्खन के बाद तो आपकी पेश की हुई मुबारकबाद दोनों हाथों से थामना पड़ेगी, वरना चिकनाई पर खड़ी फिसल कर गिर जाएगी। इस वक्त कौन आ गया दाल भात में मूसल चंद? अरे भाई बद्रू, बग्घी से तो मूसल चंद नहीं, आपके मित्र गोपी चंद उतर रहे हैं। नाम भले ही गोपी चंद हो, काम तो मूसल चंद का ही किया है। आया भाई। अस्सलाम वालेकुम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम, आइए आइए। ये मूलचंद कौन है मियाँ? क्या कोई नया मुवक्किल है? उसे छोड़ो मियाँ, आप तो ये बताइए आना कैसे हुआ? बस तुम्हारी याद खींच लाई है दोस्त। हाँ, बैठो बैठो बैठो, रहे नसीब, हुजूर ने याद तो फरमाया। अरे सोचा मुलाकात के साथ दो दो बातें भी हो जाएंगी। अरे हाँ, ये बताओ कि क्या तुम्हें बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैंपबेल के नए फतूर के बारे में पता है कि नहीं है? अब गोरों की तो आदत हो गई है, कोई ना कोई नया गोल खिलाते रहते हैं। अरे अब कौन सा नया गोल खिलाया है इस कैंपबेल ने? अरे सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अच्छा सुनाइए, सुना लीजिए अब आप बस। हुजूर कैंपबेल साहब ने प्रस्ताव रखा है कि वकालत और वकीलों वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए। वल्लाह क्या दिमाग पाया है हुजूर ने, काबिल तारीफ सच में। अरे आपका दिमाग चल गया है हुजूर मेरे ख्याल से तो। अरे वो आपके पेट में लात मारने का प्रस्ताव लेकर आया है और आप हैं तो उसके दिमाग की तारीफ कर रहे हैं। भाई हद है। पहली बात तो यह है कि कोई किसी के पेट पर लात मारने की कुव्वत नहीं रखता। अच्छा? अरे सब अल्लाह मियाँ का दिया हुआ खाते हैं यार। रही दूसरी बात तो मियाँ बिला शक दिमाग तो कमाल का पाया है उसने, आप कुछ भी कह लीजिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। देखिए, अंग्रेजों को शुबह है कि हिंदुस्तानी वकील, खासकर इंग्लैंड में पढ़े लिखे बैरिस्टर, उनकी हुकूमत के दुश्मन साबित हो सकते हैं। इससे ज्यादा अहमकाना ख्याल दूसरा हो ही नहीं सकता। ना 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 ना, इसे अहमकाना ख्याल समझना आपकी भूल है हुजूर। कैंपबेल बहुत तेज दिमाग शख्स है, इसीलिए आने वाले समय के खतरों को वो पहले ही पहचान चुका है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पाया हूं यार। देखिए, वकील जनता के हिमायती बनकर जनता को उनके हकों के बारे में जगा सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। बहस मुबाहिसे और तकरीरों में हम वकील ही तो माहिर होते हैं मियाँ। वाकई कमाल का दिमाग पाया पट्टे ने। नमूने के लिए देख लीजिए, बंगाल में जो उमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष और लालचंद घोष कर रहे हैं, तीनों वकील। और यहाँ मुंबई में फिरोज शाह मेहता, तेलंग और खुद आप जनता को जगाने का काम जो कर रहे हैं, तीनों वकील। अब मेरी छोड़िए, मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ। अरे खास ही कर रहे हैं आप जनाब। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनता के हर आंदोलन के पीछे आप वकीलों के ही तो हाथ है, और किसका है? लगता है मियाँ अंदर करवा के ही मानोगे। अच्छा चलते हैं, खुदा हाफिज। अरे जा रहे हो? अरे तो चाय नहीं थोड़ा सा बस। अरे सुन तो। हाँ तो सल्लू देखा तूने? हाँ काका, बदरुद्दीन सिद्धांत के पक्के और आत्मसम्मानी शख्स थे। ये तो दिखा काका। बहुत गंभीर, सौम्य। बदरुद्दीन साहब को किसी किस्म की कोई लत नहीं थी, सिगरेट शराब से कोसों दूर। अच्छा? सारे काम नियम पूर्वक करते और समय के पाबंद थे। आत्मसम्मान तो जैसे कूट कूट कर भरा था उनमें। वाह काका। ये मिस्टर पार्सन क्या समझते हैं अपने आप को? क्या हो गया मिस्टर पार्सन को? और आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अरे नया आया है बंबई में जज बनकर, इसलिए सोचा कर्टसी विजिट दे आऊं। ठीक किया आपने। पर मिस्टर पार्सन ने कहा ठीक किया। आखिर किया क्या उसने? कहने लगा इस वक्त बिजी हूँ। अरे ये तो सरासर बदतमीजी है। वही तो मैं कह रहा हूँ। पता नहीं ऐसे लोगों को क्या देखकर जज बना दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अरे रंग देखकर, गोरा होने से बड़ी और कोई काबिलियत नहीं होती उनकी नजर में। ओह, इसीलिए आप इतनी जल्दी चले आए? मैंने भी कह दिया, बहुत काम रहते हैं मेरे पास, बहुत बिजी हूँ। चल दिया वहां से मैं। ठीक किया आपने। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था शायद, इसीलिए मेरे पीछे पीछे बग्गी तक चला आया और लगा घोड़ों की तारीफ करने। पर मैंने उसकी बातों पर कान नहीं दिया, चला आया वहां से मैं।
वाह काका, बड़े स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन साहब। हाँ सल्लू, ऐसे स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन तैयब जी साहब। वकालत धीरे धीरे जमने लगी थी। अब उन्होंने सार्वजनिक कामों में भी खुलकर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सन 1872 में एक नया कानून पास हुआ, जिसके तहत 1873 में बंबई कॉरपोरेशन के कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ। अरे बदरुद्दीन साहब, आदाब अर्ज़ है, आइए। बदरुद्दीन साहब, सुना है आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? ठीक सुना है आपने। हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए। अरे हम तो सिर्फ खड़े हो रहे हैं मियाँ, सारे काम तो आप लोगों को ही संभालने हैं। अरे इत्मीनान रखिए, माशाल्लाह, फतह हमारी ही होगी। आमीन आमीन। बदर साहब, तो इजाजत दीजिए, आज ही से काम में लगना होगा। हाँ भाई, चलिए, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। हाँ तो सल्लू, बंबई कॉरपोरेशन का चुनाव उन्होंने शानदार तरीके से जीता। फिर 1882 बंबई व्यवस्थापिका परिषद में नामजद हुए। अरे वाह। पर खराब सेहत होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा। पर जब तक रहे तब तक भारतीयों के अधिकारों की जोरदार तरीके से वकालत करते रहे। वाह वाह। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदर होने के नाते एक और अहम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ पड़ी है। सदर हैं तो जाहिर है कि जिम्मेदारियां भी होंगी ही। ठीक फरमाती हैं आप, पर इस बार एक अलग किस्म की और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी एसोसिएशन के कंधे पर आ पड़ी है। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है भला जिसने आपको इतना परेशान किया हुआ है? परेशान नहीं हैं हम, परंतु जिम्मेदारी तो आखिर जिम्मेदारी होती है ना, जिसे अच्छे से निभाना होता है। एसोसिएशन के झंडे तले इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी होगा और चुनाव भी। फिर तो आपकी मसरूफियत आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जाएगी। ठीक फरमाती हैं आप। हमारा तो कहना है कि जो भी करना है जरूर करिए, पर पहले खुद की सेहत का ख्याल रखिए। अच्छा, आज आपने वो आपकी हमेशा वाली कहावत नहीं दोहराई? क्या है वो? एक सेहत हजार नियामत। हाँ, उड़ा लीजिए मजाक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए खूब धूमधाम से तैयारियां की गईं, पर आखिरी वक्त बदरुद्दीन साहब को किसी काम से कैम्बे जाना पड़ा और वे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग न ले पाए। दूसरे अधिवेशन में भी वे उपस्थित न रह पाए क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी। लीजिए, आ गए आपके दोस्त। आइए। पूरे 3.5 मिनट लेट हैं आप। सुनाइए, क्या हाल है? 3 मिनट और 41 सेकेंड। खैर, हमारे हालचाल तो ठीक है, पर सुना है अंग्रेजों के ठीक नहीं है। जो सबके हाल खराब किए रहते हैं उनके हाल खराब है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। कांग्रेस का गठन हुआ है तो अरे अंग्रेज सरकार फिक्रमंद हो गई है। उन्हें शक होने लगा है कि कांग्रेस आगे चलकर उनके लिए मुसीबत का कारण न बन जाए। अरे इन गोरों को तो हम हिंदुस्तानियों की हर बात पर शक होता है, और इस शक का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं होता है। अरे इलाज करना किसे है? कांग्रेस के अपने मकसद हैं और वो उन मकसदों के लिए काम करेगी। अरे सुनने में तो और बहुत कुछ आया है। और क्या सुना है आपने? ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी पुरानी फूट डालो राज करो वाली नीति चला रही है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ। 100% सच, 100%। क्या कह रहे हो? लॉर्ड डफरिन बंबई आकर मुझसे मिलकर गए हैं। दोनों कौमों को बांटने वाली भड़काऊ बातें। बोले कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था है। और हम लोग कैसे झांसे में आ गए देखिए। आपने क्या जवाब दिया? हमने साफ साफ कह दिया कि मियां डफरीन साहब, आपकी दाल यहां नहीं गलने वाली, और बेहतर तो यही होगा कि इस मकसद से आप कहीं और बात करने न जाएं। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो। आपकी बात समझ में आई या यूं ही सर के ऊपर से निकल गई? देखो मियां, कुछ तुम्हें 12 साल बाद भी नलकी से बाहर निकालो तो टेढ़ी ही निकलती हैं। और कुछ मर्दूद तो नलकी को भी टेढ़ा कर देती हैं। भैया, दुम वाली मिसाल तो खूब दी आपने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सेहत खराब होने की वजह से हम नहीं जा पाए, पर पता चला कि उसमें मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था। हाँ भाई, हमें भी इस बात का पता चला था और सुनकर बहुत अफसोस हुआ था इस पर। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। अध्यक्ष पद से उन्होंने बड़ा प्रभावशाली, ओजस्वी और मर्मस्पर्शी भाषण दिया।
जाति के आधार पर आपस में भेदभाव ना करने की सलाह दी और बंटवारे के खतरों से आगाह किया। कौन है भाई, कौन है? अरे साहब, आपकी चिट्ठी आई है पोस्टमैन है। ओ, आता हूँ, ठहरो 1 मिनट, मैं जाता हूँ, तुम बैठो। ले लीजिए सर। कैसे हो? डियर मिस्टर बदरुद्दीन तैयब, प्लीज मेक ऑफ द ऑफ जज। बेगम, बेगम मुबारकबाद। अरे भाई, अदालत में एक जगह खाली है जज की। सरकार ने हमें जज बनने का ऑफर दिया है। क्या? अरे सच में? खत का मजमून तो यही कह रहा है भाई। फिर क्या सोचा है आपने? अब सोचना क्या है, कबूल करेंगे और क्या। क्या अंग्रेज सरकार की मुलाजिमत करेंगे? बेगम, इसका दूसरा पहलू देखिए। इन गोरे जजों के हाथों तो हिंदुस्तानियों को इंसाफ मिलने से रहा। कम से कम एक काला हिंदुस्तानी दूसरे काले हिंदुस्तानियों को इंसाफ तो दिला पाएगा। बात तो एकदम सच है, पर क्या ये मुमकिन होगा? देखिए बेगम, आदमी उसूलों का पक्का बना रहे बस, फिर कुछ नामुमकिन नहीं रहता। किसी ताकत या खतरे से टकरा जाने की ताकत आ जाती है उसमें। कल ही अपना जवाब भिजवा दूंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? भूल गए पुरानी सीख, काल करे सो आज कर। अरे वाह, तो काका बदरुद्दीन तैयब जी जज बन गए। वाह 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 वाह। और थोड़े ही समय में बदरुद्दीन तैयब जी साहब जज के रूप में खासे मशहूर हो गए। वो तो होना ही था काका, क्या बात है। काबिलियत और स्वतंत्र विचारों के दम पर उन्होंने अच्छों को कायल कर दिया। उनकी निष्पक्षता और न्याय प्रियता की चर्चा हर कोई करता था। वाह। अरे कमाल कर दिया बदर साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। काफी लोगों की निगाहें लगी थी इस मसले पर कि इस पेचीदा मामले पर देखें जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। हमें भी इस बात का भली भांति एहसास था। अच्छा, ऐसे फैसले करते समय कुछ घबराहट होती है क्या? यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम आपकी जगह होते तो हमें तो घबराहट होती। क्यों भाई? हमारे ख्याल से एक बात बहुत साफ होनी चाहिए हर जज के दिमाग में। और वो क्या है? यही कि इंसाफ केवल कानून की किताबों में ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि उनमें केवल दफाएं और उन दफाओं में दी जाने वाली सजाएं होती हैं, बस। तो इंसाफ कहाँ रहता है? आपके साफ दिलो दिमाग में रहता है। दिल की गहराई से आवाज उठे और उसकी तायद आपका दिमाग भी करे तो समझिए कि आप इंसाफ की राह पर हैं। वकालत और फिर जज का काम करने के अलावा बदरुद्दीन साहब ने राजनीति, शिक्षा और समाज सुधार के कामों को भी बखूबी किया। अच्छा। जज रहते हुए भी उनकी इजलास में एक बार लोकमान्य तिलक की जमानत का मामला भी आया। अच्छा। हाँ, लोकमान्य तिलक। हाँ, सुनो तो किस्सा कुछ यूं था कि जून 1897 में रैंड नाम के एक अंग्रेज की हत्या कर दी गई। आदावर से बदर साहब, और क्या हाल चाल है? आदावर में आजकल तो ये रैंड मर्डर का मामला बहुत गर्म है। भाई पता चला है कि अंग्रेज बहुत बौखलाए हुए हैं। हुकूमत के खिलाफ इसे साजिश समझ रहे हैं। ठीक कहा आपने। ये अशांति और उत्तेजना फैलाने के इल्जाम में सरकार ने तिलक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। लेकिन ये रैंड मर्डर से तिलक जी का क्या संबंध? बात आपको समझ में आ गई है, पर सरकार को नहीं मिया। मामला क्या है? अरे देखिए, तिलक एक अखबार निकालते हैं, केसरी, पता है ना आपको? जी जी जी। तिलक ने शिवाजी मेले में शिवाजी द्वारा की हत्या को उचित ठहराने वाले भाषण दिए। हाँ, और यही भाषण केसरी में छाप दिए। बहाना मिल गया सरकार को। सरकार तो नाइंसाफियों की हदें पार कर रही है। तिलक की जमानत की दरखास्त 2 बार खारिज की जा चुकी है। तीसरी बार मेरे सामने मेरी अदालत में जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की गई है, मालूम है आपको? तीसरी बार? अरे साहब, आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। कल जमानत की दरखास्त पर फैसला सुनाना है। और अगले रोज फैसला सुनाया बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने।
ऑर्डर 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 ऑर्डर। तिलक एक सज्जन और विद्वान पुरुष हैं, लिहाजा सुनवाई के वक्त वे अदालत नहीं पहुंचेंगे, ऐसा शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जमानत मंजूर न होने की दशा में इंसाफ का गला घुट जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि 1 महीने बाद वे बेगुनाह साबित हो जाएं। इसीलिए जमानत मंजूर करना ही न्याय संगत होगा। निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में बदरुद्दीन की ऐसी धाक थी सल्लू कि इस फैसले के खिलाफ बोलने का साहस किसी को ना हुआ, अंग्रेजों को भी नहीं हुआ। इस महान देशभक्त और समाज सुधारक ने 11 साल जज के रूप में गुजारे और 19 अगस्त 1906 को इंग्लैंड में हार्ट फेल से वे गुजर गए। सारा देश शोक में डूब गया। हमारा शत शत नमन। स्वाभिमान का देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।